कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए और कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे बदल गए। हम छोटे शहर के लोगों के पास वाहनों की बड़ी भरमार होती है। सब विरासत कमजोर मिली, बहुत अच्छी एजुकेशन नहीं मिली, हमारा शहर छोटा था, साधन नहीं थे, साथ में संगति नहीं थी, मोटिवेशन वाले लोग नहीं थे। ऐसे न जाने इतने सारे वाहनों की इतनी बड़ी फहरिस्त होती है जिसके सहारे से हम लोग अपनी असफलता को या अपनी कमियों को जस्टिफाई कर लेते हैं। पर कुछ लोग होते हैं भीड़ में शामिल रहें पर भीड़ से हटकर दिखे, आदमी का कुछ अलग किरदार होना चाहिए। तो खंडवा के पास, बिल्कुल पास एक बुरहानपुर जैसी जगह है, महानगर नहीं बोल सकते, नगर बोल सकते हैं, कस्बे का एक ऊंचा रूप बोल सकते हैं। कोई टेम्परेचर बहुत बेहतर नहीं है। उस शहर से एक व्यक्ति निकलता है जिसे विरासत में भैंसों का काम मिलता है, दूध का काम करता है, दूध बांटता है। उसके बाद में पढ़ाई करता है, पढ़ाई कर करके कुछ एजुकेशन कोचिंग लाइन में जाता है और सोनू कोचिंग के नाम से कोचिंग चालू करता है। देखते फिर आगे बढ़ता है और मैक्रोविजन के नाम से एक अकादमी चालू करता है और अकादमी को इस लेवल पर लेके जाता है कि मैं टायर ट्रेड में हूँ, टायर डीलर में हूँ, कि देश भर के लोगों के फोन आते हैं कि साहब हमारे बच्चे का एडमिशन करवाना है, आपकी आनंद चौकसी से बहुत अच्छी है, तो आप मदद कर पाएंगे क्या। उस लेवल का एजुकेशन सिस्टम ले जाता है और 3500 से अधिक बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं। 2200 से ज्यादा बच्चे उनके हॉस्टल में रहते हैं। उनके हॉस्टल का मेस जाके देखें हम तो दुनिया भर की मशीनें लगी हुई है। उस तरह का खाना बनता होगा जिसमें शायद हमारे घर में भी कोई 2-4 कमी छूट जाती होगी। उस लेवल का काम करते हैं। जब वे चिकित्सा की लाइन में आते हैं और ऑल विजन हॉस्पिटल बनाते हैं तो कोविड जैसे पीरियड में इस दोनों चारों जिलों को एक संजीवनी मिल जाती है। जब रेस्टोरेंट बनाने जाते हैं तो NACL ऐसा एक रेस्टोरेंट बनाते हैं जो मैनेजमेंट की अपने आप में एक पराकाष्ठा है। कॉलोनी काटते हैं। जब पत्नी को उपहार देने की बात आती है तो कैसा ताजमहल बना देते हैं कि इससे भारत भर के, दुनिया भर के लोग देखने आते हैं और बात करते हैं कि जीवन में वो 2200 साल बाद, 400 साल बाद एक ताजमहल और बन गया। तो जी आप सही बात, सही पहचाने। मैं बात कर रहा हूं आनंद प्रकाश चौकसे की, जो मैक्रोविजन के आलिस वेल के डायरेक्टर हैं और बड़ी व्यवस्था के बीच आज हमारे बीच आए हैं। तो मेरा एक मानना है, एक बड़े अच्छे ओरेटर थे। उन्हें एक मित्र ने बुलाया कि आए साहब आप आए हो तो हमारी टीम को जाकर के कुछ सफलता के गुण दो। जब वो स्पीच देने खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि आप जो सारे लोग काम करते हो तो आपके बीच के जो 5 सफल लोग हैं आपको उनके बारे में पता है क्या। सबने हाथ ऊंचे कर दिए कि हाँ हमें पता है। तो फिर उनका दूसरा प्रश्न था कि आपने उनसे पूछा क्या कि आपकी सफलता के राज क्या है, गुर क्या है। बोला नहीं पूछा। तो जब आपने अपने बीच के लोगों से सफलता के राज या गुर नहीं सीखे तो आप मुझसे क्या सुन पाओगे। तो दोस्तों एक शगल शुरू से रहा है कि हमारे आसपास के सफल लोगों के साथ मिलें, बतियाएं और उनसे सीखें। और उनसे इसलिए सीखें क्योंकि उनकी और हमारी परिस्थिति एक है, उनकी और हमारी चुनौतियां एक है, विषमताएं एक है। तो हमारे बीच आज आनंद प्रकाश जी चौकसे उपस्थित है। मैं आपका इस हिंदुस्तान अभिगम परिसर में, हमारे हेड ऑफिस में हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच हमारी 2 बहुरानियां श्वेता और सलोनी हमारे बीच उपस्थित है। तो समय नहीं लेते, दोनों से अनुरोध करता हूं कि आए और एक छोटा सा पौधा दे करके वे चौकसे जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। थैंक यू बेटा। यार सुना है लोग उनको आंख भर के देखते हैं तो उनके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है वो बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। तो चलो ये बात है तो फिर बात करके देखते हैं। तो ज्यादा समय न लेते हुए सीधे आनंद से डायरेक्ट होता हूं, रूबरू होता हूं इस पहले प्रश्न के साथ में कि जीवन में जीवन साथी की भूमिका क्या है। मेरे जीवन में तो जीवन साथी 50-50% का है। मैं कह लूं कि मैं 40 हूं, वो 60 हैं तो भी चलेगा, क्योंकि मेरी जितनी भी सक्सेस एकेडमिक्स की है वो एकेडमिक पार्ट मेरी बेटर हाफ का मुझसे बहुत बेहतर है। मैं तो एक
इंग्लिश का मारा था, उर्दू मीडियम हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा हुआ हूं, वो इंग्लिश मीडियम की टॉपर थी और एमबीबीएस का सिलेक्शन छोड़कर वो मेरे साथ कोचिंग में आई। तो आज मैं जहां भी हूं, जो कुछ भी है, पर्दे के पीछे उसका सबसे बड़ा रोल है। मैं बाहर जाके भाषणबाजी भी कर लेता हूं, तो इस आराम के साथ कि वो इंस्टीट्यूशन में है तो संभाल लेगी। तो ज्यादा क्रेडिट मंजू को ही जाता है हर प्रकार से, घर का भी, सफलता का भी और सब कुछ। लेकिन वो पर्दे के पीछे रहना चाहती है, उसे वो बहुत अच्छा लगता है, उसका बड़प्पन भी मुझसे ज्यादा है। तो लेकिन प्रश्न पूछा है तो बोलूंगा तो सही बात है। बड़ी बात है, हम भारतीय लोगों में, एक पुरुषों में खासकर, एक क्या कि हमें कहीं बुजुर्गों को गुलाम तो ना समझा जाए, पर वो बड़े लोग ही होते हैं कि जो स्वीकार करते हैं कि आज मैं जहां पर भी हूं पत्नी के कारण हूं। इतनी व्यस्तता के बीच जो आपाधापी आपके देखते हैं, तो इस व्यस्तता और परिवार में कैसे आप तालमेल बिठा पाते हैं? हम सब लोगों की पीड़ा एक जैसी है। नहीं देखो, आपका सिंपल है कि 24 घंटे आप बिताते कैसे हो। मेरी खुद की गाड़ी का मेंटेनेंस 6.5-7 घंटे का है। मतलब ये जो आनंद चौक से आपको दिख रहा है, इसको 24 घंटे में से 7 घंटे खुद के लिए चाहिए। इसमें इसका सोना, नहाना, धोना, धिंगाना सब हो जाता है। उसके बाद मैं अवेलेबल हूं काम के लिए, 17 घंटे काम करने के लिए रेडी हूं। तो मेरे पास तो समय बच जाता है। मैं बच्चों को भी समय दे लेता हूं, मैं अपनी शायरी भी पढ़ लेता हूं, मैं मोटिवेशनल भी दे आता हूं। मैं भी यहां से वापस जाऊंगा और मेरे को कोई काम मिल जाएगा तो मैं फिर खुश हूं। मेरे को रात को 2 बजे कोई दोस्त उठा देता है कि पिताजी को अटैक आया है, तो मैं अस्पताल चले जाता हूं। पूरे रास्ते ऊपर वाले को थैंक यू बोलता हूं कि फालतू सो रहा था, कोई तो अच्छे काम पे लगा दिया, भगवान उसके बाप को ठीक करे, लेकिन मेरे को काम दिया इसके लिए धन्यवाद। क्योंकि मजा है ना, जिंदगी को आप ले रहे कैसे, आप उसको बोझ समझ रहे हैं। हम काम को मजे में लेते हैं। हमको जितना काम मिलता है हमको लगता है थैंक यू गॉड, ये तो दिया हमको, इस लायक तो समझ रहे हैं ना। भाई अगर आप दान कर रहे हैं, अरे आप किसी को कुछ गिफ्ट दे रहे हैं, दान दे रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं, तो कहीं से पैसा मिला तो है ना, तो कोई तो है ना जिसने दिया है आपको। तो हमारे पास तो भरपूर समय है। हमसे कोई भी दोस्त पूछता है कि भाई क्या कर रहे हो, फ्री बैठे, बोल तू क्या करना है, तेरे घर आ जाऊं, ये डायलॉग होता है। मैंने आज तक कभी, मुझे याद नहीं है कि किसी से कहा हो कि भाई मैं व्यस्त हूं तो मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। नहीं, समय बहुत बड़ा है। 24 घंटे वो कांटे नहीं कटते, दिन ये रात वैसा वाला है। लोग हलाली में निकाल दे रहे हैं, अब वो उनके अपने। आप 15-17 घंटे गाड़ी की मेंटेनेंस में लगा रहे हो, तो फिर काम कब करोगे? हम काम करते हैं। हम तो पहले जब कोचिंग चलाते थे तो कोचिंग में एक भी पीरियड छोड़ दोगे तो बच्चे भाग जाएंगे, तो दबाव रहता था काम करने का। लेकिन किसी दोस्त के पिताजी गुजर गए तो फिर हम अपना एक आदमी वहां खड़ा करते थे कि तू खड़े रहना। वो हंडी लेके जैसे ही स्टार्ट हुआ तो वो खबर करता था। फिर हम दौड़ के अपनी साइकिल उसको देते थे, कंधा लगाते थे, आधा 1 किलोमीटर जाके पैर छू के माफी मांग के दौड़ के आते थे, फिर बच्चे पढ़ाने लगते। हम तो कभी नहाए भी नहीं, क्योंकि हमको लगता था हम तो अंदर से ही पवित्र हैं एकदम, शरीर से तो कोई जरूरत नहीं है। तो मैं मतलब वैसे बाय बर्थ हिंदू हूं, लेकिन मेरे को याद नहीं है कि मैं 90% से ज्यादा मैयतों से तो सीधे आया और काम पे लगा और ऐसे ही अबड़ धबड़ में किया, लेकिन सब मैनेज हुआ। दिल किसी का दुखाया नहीं, शादियों में नहीं गए, सैकड़ों जगह नहीं गए, पर दुख का कोई भी पल अपने अपनों का कभी नहीं छोड़ा। तो समय बहुत होता है। आपके पास 70-75 साल एवरेज लाइफ है, तो उसमें 24 घंटे का दिन है। आप यूटिलिटी चेक कर लो बस, आप कर क्या रहे हो, तो आपको पता चलेगा यार अपन 12-13 घंटे तो मेंटेनेंस में लगा दे रहे, तो वो गाड़ी क्या काम की फिर। बहुत बढ़िया बात। वाकई में सबके पास ही 24 घंटे होते हैं, मगर वो एक शेर याद आता है कि वो वक्त का जहाज था करता लिहाज क्या, वो वक्त का जहाज था करता लिहाज क्या, मैं दोस्तों से हाथ मिलाने में रह गया। तो वाकई में हम देखने जाएंगे तो हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा टाइम जो है हम लोग फालतू बातों में खर्चा कर देते हैं। और आखिर में एक जगह लिखा भी हमारे संडे के फंडे में हमने कि जीवन में दुखी वो नहीं है जो व्यस्त हैं, दुखी वो है जो अस्त व्यस्त हैं। तो अगर आप अस्त व्यस्त हैं तो वाकई दुखी होने की बात है। एक पूरे देश ने याद किया, पूरी दुनिया ने याद किया, एक बड़ा अच्छी चीज, पूरे एक वीडियो वायरल हुआ कि एक शख्स ने अपनी पत्नी के लिए, अपने परिवार के लिए ताजमहल बनाया। तो मैं जानना चाहता हूं आनंद जी हमारे बीच में कि ताजमहल बनाने की बात कैसे दिमाग में आई आपके? नहीं, मेरे को हमेशा ऐसा लगता है कुछ भी करने या बनाने में सोचो कुछ नया सोचो। सभी कर रहे हैं वो हम करेंगे तो फिर कोई मतलब ही नहीं आता। तो आप कोई भी काम कर रहे हो, फर्नीचर बना रहे हो, तो मैं सोचता हूं ऐसे ही क्यों है, ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं। उसमें अजीब अजीब से भी ख्याल आते हैं, अच्छे भी ख्याल आते हैं।
मकान बनाने की बात थी तो मेरा ये तो तय था कि मैं जैसे लोग 3 फ्लैट और हॉल और किचन लेट जैसा बनाते वो तो नहीं बनाऊंगा, कुछ तो डिफरेंट करना है। तो एक दो पहले प्लानिंग की, उसको परमिशन नहीं मिली हाइट ज्यादा होने के कारण। फिर मुमताज की मौत बुरहानपुर में हुई है और मेरे यहाँ पेरेंट्स आते हैं हॉस्टल में, बार बार पूछते हैं बुरहानपुर क्यों फेमस है, तो मैं कब तक बताता। तो मैंने मंजू से पूछा कि तू जाती है तो मैं बनाऊं, तो बोले नहीं जीते जी बनाओ। तो फिर हमने ताजमहल बना दिया और हमारा कोई मंशा नहीं था उसको पब्लिसाइज करने का या कुछ। वाकई तो हम उसमें 1-1.5 साल रहते हुए हो चुके थे। अचानक कहां से वो किसी ने ट्वीट किया और वो रीट्वीट हो गया और एनडीटीवी से चला गया, फिर पूरे वर्ल्ड का मीडिया आके उसको करके गया। और हम तो रह रहे थे, हम तो प्यार वाले लोग हैं, हमको धर्म कर्म ये कुछ नहीं समझता। हमको इंसान का बच्चा दिखा कि प्यार आता है, भाई इतनी एक ही बीमारी है अपने में, और अभी यही चीज मिसिंग है दुनिया में। तो ताजमहल बना के भी अपन कोई लैला मजनू वाली बात नहीं कहना चाहते, अपन ये कहना चाहते यार इंसान इंसान से प्यार कर ले, और वो उसकी बहुत कमी है और वो फोकट में हो जाता है, सबने कर लेना चाहिए। मैं मेरे स्टाफ की मीटिंग में शुरू करता हूं तो मैं सबको, भाई मैं आपको बहुत प्यार करता हूं, आई लव यू, उधर से जवाब आता वी लव यू सर, उसके बाद बात शुरू करते हैं। तो अगर हम जिंदगी में ऐसे हो जाएं कि हम अपने प्यार का दायरा बढ़ा लें तो बहुत सुकून है, बहुत मजा है, बहुत एनर्जी बढ़ती है उससे। मगर जब वास्तु की बात करते हैं तो वास्तु मना करता है कि आप इस तरह का कोई ताजमहल बनाएं, या मैं जब आपके आया तो आपने उसे दक्षिण मुखी बनाया, जबकि दक्षिण मुखी नहीं मानते हैं। तो क्या लगता है आपको ये जीवन में क्या इन चीजों के मायने हैं? नहीं देखिए, मैंने शुरुआत में तो मैं कोई धार्मिक किताबें पढ़ नहीं सका, मेरे घर में कोई पूजा पाठ मंदिर कभी था नहीं, और हमारे हाथ में जो पहली किताब आई वो साइंस की थी। तो हमारी पूरी जवानी का जो समय होता है 25-27 साल हमने सिर्फ साइंस पढ़ा। तो हमारा जीने का ढंग, सोचने का ढंग साइंटिफिक है। तो जो साइंस कहता है हाइट अच्छी रखो, उजाला आना चाहिए घर में, नेचुरल उजाला होना चाहिए, वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए, ये बातें हम मानते हैं। वास्तुशास्त्र हमने पढ़ा ही नहीं, और हम कोई भी वो चीज नहीं पढ़ते जो पूरी साइंटिफिक नहीं है और जो डराने पे आधारित है। बहुत बढ़िया। तो हमारा डरने डराने का कोई चैप्टर ही नहीं है। हमसे किसी ने कहा भाई कौन से मुखी बनाओ, तो मैंने कहा कौन सा नहीं बनाते हैं, तो बोले दक्षिण मुखी, तो हमने ताजमहल दक्षिण मुखी बना दिया। हमने हमारी जिंदगी में 10 लाख स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन किया है। जब भी नई बिल्डिंग का गड्ढा खोदते पितृमोक्ष अमावस्या के दिन, लोग उस दिन काम नहीं करते। अरे 7 दिन भगवान के क्या मंगल क्या पीर, जिस दिन सोए देर तक भूखा रहे फकीर। ये वार आर तो ये 2000 साल पहले हुए ना, उसके पहले थोड़ी था। अपन तो कितने लाखों साल से इस धरती पे रह रहे थे, सोम मंगल बुध तो बाद में बने। तो हमारे को तो जो दिन मिला वो शुभ है, जो जब मिला वो शुभ है। हमसे कई लोग ऑब्जेक्शन करते हैं कि आपका खान पान जो है वो नवरात्रि में तो सही रखा करो। हम बोलते हैं भाई तुम्हारे हिसाब से अगर खान पान शाकाहारी सबका रहेगा तो शेर का क्या होगा? देवी का जो शेर है बेचारा, उसको तो कुदरत ने बनाया है, तो कोई उसका भी ध्यान रखो। वो चक्कर खा के गिर पड़ेगा तो देवी बेचारी परेशान हो जाएगी, है ना। ये मजाक है, मेरे दिल की कोई भावना ऐसी नहीं है। लेकिन हाँ, हमको जागे हुए रहना चाहिए, साइंस की कदर करना चाहिए, और धर्म में मेरा उतना ही विश्वास है जो केवल प्रेम बांटने पर आधारित है। वो सब धर्म अच्छे हैं जो प्यार बांट रहे हैं, प्यार से रहने का बोल रहे हैं, उस मामले में मैं धार्मिक हूं। फिर एक बड़ा अच्छा शेर याद आता है कि ना रहा मोहताज चांद सितारों का कभी, मैंने अपनी ही मेहनत के उजाले देखे, और जकीरा किताबों का ज्योतिषी ने वहीं रख दिया जब उसने मेरे हाथ के छाले देखे। तो वाकई में जिन्होंने अपने हाथ के छाले से अपनी तकदीर लिखी है वो कहाँ इन चीज़ों को मानेंगे। एक चीज़ और, जब मैं आपके घर गया और सब मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, आप बताएंगे आगे उसके मायने। मुझे तो पता है कि जो घर का मुख्य द्वार है उसके दरवाजे पर एक मार्बल में नीचे भैंस का चित्र बना हुआ है। तो मुझे तो मायने पता, मैं जानना चाहता हूँ कि बाकी सब भी जाने कि क्यों बनाया है। नहीं, होता क्या है कि थोड़ी सी सफलता है ना, वो गर्मी पैसों की सिर चढ़ जाती है, आदमी भलती भलती बातें करता है। और मेरे परिवार पर पूरे कृपा है, मेरे बच्चों पे, मेरी वाइफ पे, मुझ पे, कि हम लोगों ने जो भी सफलता पाई, हम बहुत डाउन टू अर्थ हैं। सारे लोग एक जैसे मिलते हैं, सबसे एक जैसे मिलते हैं। हमारे यहाँ कोई, मेरे ऑफिस में कोई प्यून भी आ गया कोई, तो पहले जब तक चेयर पे बैठेगा नहीं सामने, मैं बात नहीं करता। मैं खड़े हुए तो बच्चे से भी नहीं बात करता। अगर बच्चे ने खिड़की तोड़ के आया है तो भी मैं उसको बोलता हूं पहले बैठ जा आराम से, फिर बात करेंगे, क्योंकि हम इंसान सब बराबरी के। तो मेरे मन में तो ऐसा कभी आता ही नहीं है कि छोटा बड़ा क्या, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं रहता। तो आप क्या पूछना चाह रहे हैं मेरे से?
नहीं कि वही मैंने हाँ भैंस के बारे में वो इसलिए है भाई कि मैंने 20-21 साल की उम्र तक दूध बांटा है, तो मेरे को मेरी हैसियत पता है मैं आया कहां से हूं। आज थोड़ा सा सफलता मिल गई, अकड़ के चलूंगा तो घर में घुसते से भैंस दिखती है तो याद आता आनंद सर अपनी औकात में रहो। तो सफलता मिल रही है तो उतना लीवर भी मजबूत करते जाना पड़ता है पचाने के लिए। इसीलिए कई लोग देखना छोटी सी सफलता में फड़फड़ा के उठते हैं, उड़ने लगते हो फिर धड़ाम से गिर जाते तो ताली नदी। हाँ, तो वो नहीं, मेरे को पसंद नहीं है। मैं जहां भी हूं, और मैं ईगो इसलिए भी कम रखता हूं कि कल को असफल भी हो गया तो एक भी बंदा बुरहानपुर में ये नहीं बोलेगा कि ये बहुत अकड़ता था, ये बहुत बड़े बोल बोलता था। तो अपने वाला शामिल कर लेंगे अपने में, अगर अपन असफल भी हो गए तो। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पैसा धेला 20 साल का पीरियड है, वो अप एंड डाउन लाता है, कोई कभी कुछ, कोई कभी कुछ, कोई कभी कुछ। ये ऐसा परमानेंट नहीं है कहीं भी। आप देखो हजारों एग्जाम्पल पड़े, बड़े बड़े परिवार जो हैं उनमें ही आप देख लो, आपको कई एग्जाम्पल मिल जाएंगे। बेटा कबीर अब आ गया, मिलता हूँ, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, बड़ी अच्छी पड़ती है, हमारे पल्लो पर का भी बहुत अच्छा दोस्त है वो। तो ये जनरेशन गैप एक बड़ा, एक पीढ़ी के अंदर हमेशा दिक्कत आती है, जब एक खासकर जो सफल लोग हैं, आप नाम में अमिताभ बच्चन हो, तो जब साथ में अभिषेक आता है तो क्या इस जनरेशन गैप को कैसे आप दूर करते हैं? हमारे बीच में कोई जनरेशन गैप नहीं है, हम सारी अच्छी और उल्टी सीधी सब बातें साथ में बैठ के बात करते हैं, और मैं उससे बहुत सारा सीखता हूं, क्योंकि मेरा काम है स्कूल का, हॉस्पिटल का, उसमें फ्रेश ब्रेन चाहिए। अगर मैं बुजुर्ग हो गया, मैं टेक्नोलॉजी से दूर हूं, मेरे को मेल वेल करते भी आता नहीं है, मैंने टीम बना रखी, मुझे पता है कि काम कराना कैसे, जरूरी थोड़ी है मैं मेल करूं। कबीर के आने के बाद, जैसे मैं आपको सच बताऊं तो वो ताजमहल बाहर से मैंने बनवा दिया था, उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया से लौट गया था, इंटीरियर उसने किया। मैंने कहा भाई यंग, मैं तो बुजुर्गों के हिसाब से पर्दे लगा देता, उसने जवानों के हिसाब से लगाए। और आज भी स्कूल में मुझे कोई नया सिलेबस कुछ लाना रहता है तो मैं 9, 10, 11, 12 के बच्चों की मीटिंग करता हूं, उनसे पूछता हूं कि नया क्या करना है, क्योंकि यंग जनरेशन ज्यादा अच्छा करती है। और हमारा जो ऐसा नहीं है कि ज्ञान कोई अचार या मुरब्बा है कि जितना पुराना हो गया उतना अच्छा हो जाता है, उसमें फफूंद भी लग जाती है। इसलिए बच्चों को अच्छा दोस्त बना के रहो, लेकिन रहना बाप बन के। अपन बाप है तो वो बाप ही बन के रहना चाहिए। दोस्ती कितनी भी करो, लेकिन जहां एक लकीर आ जाती है कि वही यहां हम पिताजी हैं तो हम पिताजी हैं, सिंपल बात है। लेकिन हम बहुत ही प्यार से रहते हैं, कोई कृपा है किसी की कि हमारे बीच, मेरे को नहीं याद है कि एक लाइन का भी कोई मतभेद, मन मुटाव, या मैं कह रहा हूं कुछ और वो कह रहा है कुछ। हम दोनों एक दूसरे की हर बात में इमीडिएट हाँ में आ जाते। और उसने कहा कि पापा ये अपने को बकरे पालना है, तो मैं बोलता हूँ ला 500 लेके आ, 1000 बकरे लेके आ, दुनिया का सबसे बड़ा बना दे, ये कर दे। मैं ये नहीं बोलता कि उसका बजट क्या है, उसका फंड मैनेजमेंट क्या होगा, मैं ऐसा कुछ करता नहीं उसके साथ। तो हम दोनों मस्ती से रहते हैं, बहुत अच्छे से और बहुत ही स्नेह के साथ। ये किसी की कृपा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। वाकई में मेरे जो साथी फेसबुक पे लाइव सुन रहे हैं, मेरा उनसे भी अनुरोध है कि कोई प्रश्न अगर उनके दिमाग में आ रहा हो आनंद जी से पूछने के लिए, तो वो टाइप करके भेज सकते हैं। उनमें से भी जो बेहतर प्रश्न होगा उसको हम शामिल करने की कोशिश करेंगे। मैं आता हूं अपने अगले प्रश्न पर। जब आनंद जी से मिला, इनका टाइम मैनेजमेंट परफेक्ट है, और वाकई में समय की बात करते हैं, समय की पूजा करते हैं, समय के बड़े मायने हैं। और एक बात पे इनकी हमारी कुंडली मिल जाती है कि हम भी जब कार्यक्रम को चालू करते हैं, या खंडवा में 24 सितंबर पे जब हम लोग विमोचन करते हैं, तो 7:50 माने 7:50 घड़ी से चालू करते हैं और 10:50 घड़ी से खत्म करते हैं। तो इस बात को लेकर इनके हमारे हमेशा विचार बड़े मिलते हैं। तो मैं समय के बारे में जानना चाहूंगा आपसे कि क्या समय का क्या मायने, क्या महत्व दुनिया में? सब कुछ वही है, सब कुछ वही है। समय नहीं तो कुछ भी नहीं। हमारी नजर में तो भगवान है, हम तो पूजा करते हैं घड़ी की। क्योंकि अभी मेरे को यहां आने में, आप पूछेंगे कि सर आप आए, हिंदुस्तान अभिकरण में बैठे, बात किए, तो आपको कैसा लगा? तो मेरी बेसिक 80% खुशी इस बात में है कि मैंने 7:30 का बोला था और मैं 7:30 बजे दुकान पर आ गया था। जबकि मैं जहां इसके पहले भाषण दे रहा था, वहां मेरे मोबाइल किसी दूसरे के पास थे और मैं पब्लिक के सामने बोल रहा था। लेकिन मेरे को 7:15 के आसपास ऐसा फील हुआ कि बहुत समय हो गया है, अपन ने कहीं बोल रखा है, तो वहां जाना है। तो मैं 7:20 पे लेक्चर खत्म किया और यहां पर आ गए। तो मैं ये चीज बहुत इंजॉय करता हूं समय को लेके। लोगों को बुरहानपुर से इंदौर जाने में 5 घंटे 7 घंटे क्या लगते हैं मालूम नहीं। मेरा एक अपना स्टैटिस्टिक्स है, वो कपोल कल्पना बोल लीजिए, अनसाइंटिफिक बोल लीजिए, आपको जो बोलना बोल लीजिए। हम ये तय करते हैं कि कल कब जाना है। बोले साहब 6 बजे,
तो हम 6 में 2-3 मिनट कम पे गाड़ी लेके निकल जाते हैं। हमको कभी भी 3.5 घंटे से ज्यादा नहीं लगा, कभी भी नहीं लगता। लोग आश्चर्य करते हैं, पूछते हैं, बोले भाई खंडवा वालों को 3.5 घंटे लग रहा है इंदौर जाने में, आप बुरहानपुर से पहुंच जाते हैं। और हम किसी दिन अगर 5 मिनट लेट हो गए, मैं तो जाता ही नहीं। अगर बच्चों ने कहा पापा कल बॉम्बे चलना है, 7 बजे निकलेंगे, और अगर 7:05 हो गए तो पापा तो जाता ही नहीं कि भैया तुमको जाना है जाओ, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे को मालूम है 15 घंटे लगेंगे आज बॉम्बे जाने में। 7 बजे निकल जाते हैं, 7 के 2 मिनट पहले तो 7 घंटे में बॉम्बे पहुंच जाते हैं। तो ये मेरे अपने एनालिसिस हैं। हो सकता है मेरी अपनी कोई बाइंडिंग हो समय के साथ, लेकिन मैं उसमें जीता हूं और मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। क्या मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं कि उनको मैं कह दूं, हम संडे को मिलते हैं, अक्सर 15 दिन में एक बार तो मिलते ही हैं, 8:40 पर नाश्ता करेंगे, तो वो दौड़ दौड़ के आ जाते हैं। उनको मालूम है ये 8:40 पे भाई शुरू हो जाएगा, इसको कोई मतलब नहीं है कि कौन जो रह गया बाद में खा लेगा। हमने बोला था 8:40 पे आ जाओ, तो 8:40 पर हम शुरू कर देते हैं। तो समय को तो लेके चलो, जिंदगी का मजा उसी से। इसलिए जिनकी शादियां नहीं हुई समय पे कर लो, 19-20 जैसा भी मिले टाइम पर काम कर लेना चाहिए, या फिर उस काम को कैंसिल कर देना चाहिए। थोड़ा ज्यादा लेट हो गए तो फिर उस पर विचार करना बंद कर दो। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सफलता और आलोचनाएं आपस में बहने हैं। मैंने ये दिक्कत आती है कि रेस में जो हारे हुए लोग हैं उनको जीतने वाले को कोसने का पूरा अधिकार है। तो ये जो आलोचनाएं हैं, ये कहीं जो ये आपको व्यवधान नहीं बनती आपकी तरक्की में? आपको भी दिक्कत नहीं सुनते ही नहीं अपन, हम सुनते ही नहीं ना। कोई हमारा कहानी बंद है आलोचना सुनने के लिए। हम सिर्फ एक्सपर्ट की आलोचना सुनते हैं। अगर हमारी तबीयत खराब है, हमको कोई डॉक्टर कह रहा है कि ये करो और ये तुम गलत कर रहे हो, हम मान लेंगे क्योंकि वो उस चीज का एक्सपर्ट है। हमारा कंप्यूटर बिगड़ गया, हमको कोई इंजीनियर आकर बोलता है कि आप 3 बार एक साथ ये बटन मत दबाओ, इससे गड़बड़ हो रही, तो हम उसकी बात सुन लेंगे क्योंकि वो उसका एक्सपर्ट है, उसने उस काम में समय दिया। अब सड़क चलते किसी की भी आलोचना समालोचना से क्या होता है? अपने दिमाग में एक बात बैठी है, अपन अपनी जिंदगी का मैक्सिमम चीज दान धर्म कर देते, टीम को लेके चलते, इंसानियत से जीते। हमको हमसे बड़ा, हमसे अच्छा कोई मिलेगा, लौट के पैर छू लेंगे, उसकी कही हुई बात मान लेंगे। अब एक आम आदमी वो केले बेच रहा है, ठेला चला रहा है, पान की दुकान है, कपड़े की दुकान है, घर में ही उसका सेटअप बिगड़ा हुआ है, मान लो, उसकी आलोचना समालोचना से क्या लेना देना है? इसमें ईगो नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन काम की एनर्जी कम ना हो जाए इसलिए ब्रेन को ऐसा सेट करके रखा। तो हमारे को अखबार में भी, हमारे यहाँ कई बार होता है, स्कूल में कोई एक्सीडेंट हो गया, बच्चे की टांग टूट गई, वो पेपर वाले ने खूब छाप दिया क्योंकि मान लो उसको ऐड नहीं दिया था अपन ने, तो हम उस दिन गेट पर ही पेपर रुकवा लेते हैं कि भाई फरीद तू गेट पर पढ़ लेना, अखबार अपने लायक पॉजिटिव लिख रहा हो तो लेकर आ, निगेटिव लिख रहा है उधर ही फेंक दे। आज अखबार नहीं आया, हम अखबार पढ़ते ही नहीं। हम फेसबुक कभी खोलें, हमको लगा कि कोई हमारे खिलाफ लिख रहा था, हम जल्दी जल्दी हमने नहीं पढ़ा, हमको क्या लेना देना है। अगर कोई हमारे मुंह पे कहीं बुराई करे हम सुनते ही नहीं, हमारी मर्जी। तो हम कोई भी वो काम खुद नहीं करते जिससे हमारी एनर्जी कम हो जाए, और हम दूसरों की जिंदगी में भी कोई भी वो काम नहीं करते जिससे हमारे कारण किसी और की एनर्जी कम हो जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोनों बात। मेरे से कोई चाहे 10 साल झगड़ा कर ले, कोर्ट कचहरी कर ले, कुछ कर ले, उसके बाद वो मेरे से जब भी आके मिलता है मैं गले लगा लेता हूं। वो बोले यार तुम कोई संत हो, मैंने कहा नहीं, हम सुलझे हुए इंसान हैं, हम कोई संत वंत नहीं है, केस बराबर लड़ेंगे, तेरे से कोई हमारा वो थोड़ी है भाई लड़ता रहे। वकीलों को भी पैसे मिलना चाहिए, उनको भी फीस जाना चाहिए, जज भी बेचारे निकम्मे हो जाएंगे सब हमारे जैसे हो गए तो दुनिया में सब थाने आने बंद हो जाएंगे। इसलिए सब काम चलते रहना चाहिए। बहुत बढ़िया। बुरहानपुर जैसा छोटा कस्बा है और रोहता, जब मैंने बात जहां से शुरुआत की थी, तो उस छोटे शहर में बैठ करके जिस लेवल के आपने इन्वेस्टमेंट किए और काम किए, कहीं डर नहीं मन में आता था कि एक छोटे शहर में करें, इसके बजाय बड़ी जगह करें? या मन में कभी मलाल नहीं आता? वो नहीं, मैं दूध बांटता था गलियों में, ट्यूशन पढ़ाता था, 100-100 200 रुपए लोगों ने दिए, मेरे घर का खाना मेरे बुरहानपुर के लोगों के पैसों से चलता था, तो मैं उनका ऋणी हूं और ऋणी था। तो ये तय था कि जिंदगी में जो भी करूंगा अपने शहर में करूंगा। मैंने एमएससी किया, उसके पहले भी मैं 7 साल कोचिंग पढ़ाया हूं, बच्चों को घर जाके ट्यूशंस पढ़ाया हूं, मेरे घर बच्चे ट्यूशन पढ़ने आते थे, और उस सब में, उस मुफलिसी के दौर में बहुत पैसा आया है जिससे घर चल पाता था। बहुत पैसा इसलिए कह रहा हूं कि उससे खाना बन जाता था। तो मैं उस शहर का तो ऋणी हूं जहां मैं पैदा हुआ था, और मैं एमएससी करते से ही मुझे अभयंकर कोचिंग में ऑफर मिला था
कि आप यहां पढ़ाने लग जाओ, आपको 2 लाख रुपए साल मिलेंगे। उस समय 2 लाख बहुत बड़ा, मेरा सपना था 5,000 रुपए महीना कमाने का 1990 में। मेरे से हमारे सर ने पूछा था कि तू क्या करेगा, मैं बोला सर हमारे यहाँ बड़े स्कूल 2200-2400 रुपए महीना तनख्वाह देते हैं उस जमाने में, जो 11th-12th को पढ़ाते हैं, और इतने ही की ट्यूशन कर लूंगा। तो मेरा सपना है 5,000 रुपए महीना कमाने का, तो 60,000 रुपए साल होता। उस समय कोई 2 लाख का पैकेज ऑफर कर रहा है, वो जो रिनाउंड है, जो सम्मानीय है, कोचिंग की दुनिया का बेताज बादशाह है। मैंने कहा नहीं साहब, मैं इंदौर नहीं रहूंगा, मैं अपने ही शहर में काम करूंगा। और मुझे गर्व है कि मैं बुरहानपुर में ही काम करता हूं। मैं ऑल इज वेल जैसा हॉस्पिटल इंदौर में बना देता तो करोड़ों रुपए छाप सकता था, लेकिन वो बुरहानपुर में बहुत बढ़िया चल रहा है, जो भी कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है। तो और हमारे शहर में आधे मुस्लिम लोग हैं, आधे हिंदू हैं, तो वो जो हम इतने सालों से मिलजुल के रह रहे हैं मोहब्बत से, वो कमाल की बस्ती है। वो हम जिस जगह पे हमारा स्कूल है उसका नाम मोहम्मदपुरा है, लेकिन हम उसको मोहब्बतपुरा बोलते हैं। एक शेर याद आता है कि हाथों से चिरागों को बुझाने की सजा है, खुद अपने ही जुगनों को छिपाने की सजा है, और शहरों में किराए का मकान ढूंढ रहे हम, एक गांव का घर छोड़ के आने की सजा है। तो आनंद साहब का जवाब है कि वाकई में जिस जन्म में हम पैदा हुए हैं उसका कर्जा है, और क्या हम लौटा पाएंगे उसको, लेकिन वहां अगर आपको कोई काम के अवसर मिलते हैं तो आपने करना चाहिए, और अगर दिल से करते हैं तो वाकई में देखिए सफलताएं हैं। आज दुनिया वहां पर पढ़ने आती है, कोई देखता नहीं कि यार बुरहानपुर है कि कहां पर है। बात सपने की चली और आपने बताया कि सपना था है, तो सपने भी पूछना चाहता हूँ। सारा तो जीवन में अचीवमेंट्स जो हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते आपने पाया है, अभी कोई सपना बचा है क्या साहब? नहीं, मैं ऐसे बहुत सपने ऐसा देख के कुछ ऐसा सोचता हूं कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं। मेरे को अभी यहां बैठा हूं तो बहुत मजा आ रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है मालूम नहीं, वो फेसबुक पे लोगों को क्या लग रहा है मालूम नहीं, अपने को तो मजा आता है। ऐसा अपने को हर समय मजा आता है, वो बिना पिए। भाई कई लोग ऐसी अवस्था में घंटे को, हम पता नहीं कौन सी भैंस का दूध या माँ का दूध पीकर बड़े हुए हैं कि वो हमारा नशा उतरता ही नहीं, हम पूरे समय टुन्न रहते हैं। तो भैया हम तो बहुत ही खुश हैं। अभी ये कहेंगे कि अपन मिलके टायर की एक फैक्ट्री डाल लेते हैं, तो अपन अंदर बैठ के डिस्कशन चालू कर देंगे। पता चला कल से गड्ढा खोदो रहे, जेसीबी बुलाओ रहे, फैक्ट्री का काम चालू हो जाएगा। तो लोग बोलेंगे कि आपका सपना था। भाई ऐसा कोई सपना नहीं रहता, अपन हर पल ऑन है। आप बोलो करना क्या है। मेरे बेटे ने एक बड़ा प्रोजेक्ट बना के रखा है कि विस्की की फैक्ट्री डालना है। तो मैं वो जैसे ही आया मैंने कहा भाई अपन एजुकेशन वाले, तो बोले डालना है पापा। हमने 2 साल रिसर्च की, अभी हम विस्की, हमारे पूरी फैक्ट्री में विस्की बन चुकी है दिमाग में। अब जिस दिन मूड होगा कि भाई ये खोलना है तो खोलेंगे। दिक्कत क्या है, जिस चीज को गवर्नमेंट लीगल बोल रही है वो सारे काम करना है पूरी ताकत से। जिस चीज को संविधान या कोई धर्म विशेष मना कर दे वो काम नहीं करना, सीधा सीधा करना। तो कोई चीज के लिए ना नहीं है। आप डबल रोटी के कारखाने पे बात करो तो अभी मीटिंग चालू, आप बोलेंगे अपन कलर पेंट बनाते हैं, ऐसा पेंट बनाएंगे, क्यों काले टायर बन रहे हैं, अपन रंगीन टायर बनाएंगे, लाल नीले पीले फ्लोरोसेंट कलर के, दूर से पहचान में। सोचो ना, सोचने में क्या जा रहा है, नया सोचना चाहिए। देखिए दुनिया में बहुत सारे शब्दों के आपको विरोधार्थी शब्द मिल जाएंगे, सुख का दुख मिल जाएगा, लाभ का हानि मिल जाएगा, सारे मिल जाएंगे। आनंद एक शब्द ऐसा है जिसका कोई विरोधार्थी नहीं है, तो जिसका नाम ही आनंद हो, उसको जीवन में हर जगह उसने आनंद ढूंढना ही, आनंद लेना ही है। मैं चाहता हूं कि हमारी जो टीम के साथी बैठे हैं तो कुछ प्रश्न आपके दिमाग में आ रहे हो। आनंद जी आज आपके बीच मौजूद हैं, तो कुछ प्रश्न कहीं। जी दिलीप भैया। हाँ जी, हमारे सीईओ हैं दिलीप जी। एक प्रश्न था कि क्या जीवन में कभी कोई ऐसी असफलता जिसने अंदर से हिला के रख दिया हो, अगर हो गया हो तो उससे कैसे निकले, कैसे? अपन हिले केवल मौत पे है यार, और वो भी कम उम्र में किसी की भी देखी ना तो बड़ी परेशानी होती है। बाकी तो कोई असफलता सफलता तो इट्स ए गेम। आप सोचो ना, आप फुटबॉल खेल रहे हो, जिंदगी ऐसे ही है। आप बॉल लेके गए, इससे छोड़ा उससे छोड़ा, लात मारी, गोलकीपर ने रोक लिया, तो वहां क्या संताप करने बैठ जाते हो क्या? आपने कभी देखा कि मेसी बैठ गया सिर पे हाथ रख के, जाओ यार इतनी मेहनत की, हमारा हो गया है? कुछ नहीं भाई, बॉल फिर से ले, फिर भिड़ जा। आज भीड़, कल भीड़, परसों भीड़, कुछ तो होगा। मैं आपको एक बहुत मजेदार घटना मैंने स्कूल लाइफ में सीखी थी। नेपानगर में हकीमिया स्कूल और नेपानगर स्कूल का मैच था। हम हकीमिया वाले गरीब लोग अपनी चप्पलें पहन के चले गए फुटबॉल खेलने, हम नंगे पैर खेलते थे। वो लोग नेपा मिल से स्पॉन्सर्ड था वो स्कूल, तो उनको वो कीले वाले जूते उस जमाने में मिलते थे।
तो साहब पहले हाफ में उन्होंने हम पे 17 गोल किए, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि इनके कौन कौन खिलाड़ी अच्छे हैं, उनके लड़के वो जूते पहन के उसके पैर पे कूद गए, तो हमारी तो 12 बज गई, 17 गोल हो गए। 17 गोल होने के बाद मूसलाधार बारिश हुई, और वो काली मिट्टी का स्टेडियम है नेपानगर का, और हम सब थे ताप्ती नदी के पहलवान। तो वो प्रिंसिपल साहब थे वहां, एक हाफ पैंट आरएसएस के थे, सिगरेट विगरेट पीते थे उस जमाने में, मिश्रा जी। उन्होंने कहा कि भाई हार मान लो, 17 गोल तो हो गए। मैंने कहा काय को हार मान लो? बोले बारिश हो गई है। मैंने कहा नहीं, अब तो खेल होगा। और उसमें ढाल ऐसा था कि उनके गोल पोस्ट की तरफ पानी भरा गया पूरा, और हम ताप्ती मैया के सुपुत्र, हमने 34 गोल मारे थे तैर तैर के, क्योंकि वो कीले वाले जूते काम के नहीं रहे, नंगे पैर वाले और स्विमिंग वाले काम आ गए। हम मैच जीत के आए थे। अपन ने तभी सोच लिया कि एनर्जी कभी कम करना नहीं, जहां हारेंगे ऊपर वाला कीचड़ कर देगा दूसरे के लिए, फिर जिता देगा अपने। थैंक यू। और कोई प्रश्न? प्लीज। सर, जीवन में आगे बढ़ने के लिए किस बात के ज्यादा मायने हैं, कर्म के या भाग्य के? सिर्फ कर्म के। भाग्य जो है वो कर्म के हिसाब से सीधा हो जाता है, सारा कुछ कर्म पर आधारित है। आप लोग मेजॉरिटी लोग हिंदू है, गीता को मानते हैं, हमारी मां है। गीता में क्या पहले ही डायलॉग क्या लिखा है? कर्म कर, कर्म करो। आप कभी पचमढ़ी जाइए, पचमढ़ी में आप देखेंगे दुनिया में सबसे हार्ड स्टोन होता है ब्लैक पत्थर, काला पत्थर। वहां वो आपको एक जगह दिखाते हैं कि शिवलिंग है ना, उसका कुछ तो भी नाम है, भूल गया मैं, और उसमें एक बूंद पानी गिरता है, और उसके ऊपर वो पानी के कारण ऐसा कटोरी जैसा छेद हो गया है। क्यों? वो एक एक बूंद पानी सदियों से गिर रहा है, तो वो काले पत्थर पे छेद कर दिया उसने, पानी की बूंद ने। आप सोच सकते क्या ऐसा? तो कौन महान है? कर्म। उंगलियां ऊपर है, ये कर्म इधर है, रेखाएं। ये तो बच्चा बचपन में मां के पेट में जैसा फोल्ड कर लेता है वैसा हो जाता है। आप देखो 90% लोगों का चांद बनता है, और मियां बीवी में 10% की पटरी, 90% की तो पटती नहीं, और ये चांद बताता है कि पट रही है। आप सोच के देखो ना, राम रावण एक ही उसके हुए ना, राम सीता के 36 गुण मिलाए थे, विधि विधान से सब कुछ हुआ था, लेकिन जिंदगी में एक जो प्राकृतिक सुख सबको मिलना चाहिए वो बेचारे उससे वंचित रह गए। तो ज्योतिष शास्त्र जो है वो एक दिल बहलाने के लिए अच्छा है, पॉजिटिव एनर्जी लेने के लिए बहुत अच्छा है। आप कहीं नर्वस हो रहे हो, उनसे मिल लो, तेरा बहुत अच्छा समय आने वाला है, तू पैसे कमाता है लेकिन तेरे पास से चले जाते हैं। ये सबकी बीमारी है, ये अंबानी की भी बीमारी है, अडानी के भी यही हाल है। जब तो शेयर लेके बैठे, नहीं तो खुद के पैसों से कर लेना सब कुछ। तो ये पैसा आता है चला, लोग तेरे को समझ नहीं पा रहे हैं। ये कॉमन डायलॉग है, किसको भी बोलो सब पे फिट बैठता है। तू अंदर से बहुत अच्छा है लेकिन लोगों ने तुझे जाना नहीं, ये हर एक को लगता है। हर एक को लगता है कि मेरे से खूबसूरत कोई नहीं है और मेरे से दिमाग वाला कोई नहीं। ये दो गलत फहमियों पे तो पूरी दुनिया चल रही है। हर एक आप, मैं भी मेरा मुंह देखता हूं तो मेरे को लगता है सलमान अलमान कहां लग रहा है यार, है देखो वो 6 पैक 8 पैक, अपन पेटी पैक लेके घूम रहे हैं। बहुत बढ़िया। मेरा क्या है, मैं फिर एक सूरज उगा लूंगा, मेरा क्या है, मैं फिर एक सूरज उगा लूंगा। उजाले उनको दो जो तरसते थे उजालों को, और मेरी तरक्की पे निगाह थी जमाने की, पर किसने देखा मेरे पांव के छालों को। वेरी गुड। इसके पांव में छाले और तरक्की कर जाएगा, सीधी बात है कि कर्म के अपने आप में इतने मायने हैं। पल्लो हमारा फेसबुक पर देख रहा है, कोई प्रश्न किसी का साथी का फेसबुक से आया बच्चा तो? सीताराम पटेल जी हैं हमारे यहाँ। हाँ, उनका क्वेश्चन है कि आजकल के नए बच्चे युवा दिखावा में ज्यादा दिखते हैं और फिर दुखी होते हैं, सबके लिए कुछ अच्छा सुझाव? नहीं, ऐसा कोई धारणा बनाना ठीक नहीं है कि युवा दिखाओ में। एक उम्र होती है जहां पर आदमी ना इंसान का बच्चा रहता है ना बंदर का बच्चा, अजीब सा हो जाता है, जिसको जवानी बोलते हैं। वो उसको विचित्र बाल रखना है, विचित्र मूछे रखना है, बाल बड़े करना है, पैंट फड़ा के जाना है। वो एक ऐसा जुनूनी दौर रहता है। वो रिप्रोडक्शन सिस्टम आदमी का उस समय इनफाइनाइट कैपेसिटी में चलता है, उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता। उस समय को केवल एंजॉय करने देना चाहिए। बाद में मेरे पास कई लोग आते हैं कि मेरा बच्चा, हम तो ऐसे हैं और बेटा ऐसा हो गया, बेटी ऐसा। कभी नहीं होते साहब। आप अपने बच्चे को लंदन भेज दो, अमेरिका भेज दो, हांगकांग भेज दो, पटाया भेज दो, हमारे जो घरों के संस्कार है, फाइनली हमारा बच्चा वैसा ही हो जाता है। मैंने सैकड़ों घरों पर रिसर्च की, 99% केस में एक
माँ बाप व्यवस्थित थे, ऊंचे बोल बोलना नहीं, जिंदगी सुकून से रहना, एक नंबर का काम करना, ये करना। वो बच्चा तिड़ करके इधर गया उधर गया 28-29 साल की उम्र में आके वो बिल्कुल अपने बाप की कॉपी हो गया। क्योंकि ये जो पेरेंट प्रवचन देते हैं ना अपने बच्चों को, ये प्रवचन से बच्चा कभी कुछ नहीं सीखता, बच्चा माँ बाप की हरकतों से सीखता है। आप कर क्या रहे हो उसको बच्चा कॉपी करता है। अगर मैं दुनिया भर में बोलूं कि सच बोलो और घर में 10 बार झूठ बोलूंगा तो मेरा बच्चा 100% झूठ बोलेगा, क्योंकि वो देख रहा है ना कि बाप का कर्म क्या है। तो माता पिता के, दादा दादी के जो कर्म है वो संस्कार होते हैं और वही संस्कार बच्चे में आते हैं। बहुत बढ़िया बात बोली आपने। खड़ाव में बहुत बड़ा अधिकारी थे और मेरे अच्छे दोस्त थे, मिलने वाले परिचित थे। वो अपनी पत्नी को मारते थे, इतना बड़ा अधिकारी। तो उनका जो पीए था, वो पीए मेरे को बोले यार आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं और पत्नी को मारते हैं। बोले मेरे को दुख होता, मेरे तो अधिकारी में बोल नहीं पाता हूं, क्या कारण है? मैंने कहा जिस शहर से आए हैं ये, उस शहर को भी मैं जानता हूं, उसके परिवार को भी जानता हूं। इसके पिताजी अपनी मां को मारते थे। जब पिताजी मां को मारते थे तो संस्कार बच्चों में आया। तो संस्कार के इतने मायने हैं। मेरा सिंपल मायना है कि हम देखते कहीं आग लगती है तो एक फायर प्रूफ जैकेट पहन के आदमी आता है, जिस आग में हम जा नहीं पाते, देख नहीं पाते, उस आग में जाता है और जाके किसी की जान बचा लाता है। क्यों बचा ला पाता है? उसने फायर प्रूफ कपड़े पहन के रखे हैं। तो अगर आपके बच्चों को आपने संस्कार डाल दिए हैं तो आपने बिल्कुल सही कहा, उसको दुनिया के किसी भी कोने में छोड़ दो, वो बच के आएगा। और आपकी हरकतें गलत है, आपका संस्कार गलत है, तो वाकई में से कोई नहीं बचा पाएगा। वालों को अगला प्रश्न। तो आनंद जी के साथ तो जब तक बैठे रहे, जितना समय बिताएं, समय कम है, घड़ी रुक जाती है, बातें। तो आपकी चूंकि शायरी का बड़ा शौक है आपको भी, तो मैं चाहता हूं कि आनंद जी से कोई एक अच्छा शेर हम सुने। और आप गाते भी बहुत अच्छा है, तो पहले एक शेर सुनेंगे और फिर एक बढ़िया गाना सुनेंगे और उसके साथ में फिर हम आज की इस बात को विराम देंगे। एक बहुत अच्छा शेर है, हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझ लेते हैं। ये तो इधर है ना, हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझ लेते हैं, अरे सदियां बीत जाती है दिल को दिल बनाने में। क्या बात। जो थोड़ा सा प्रेमल हो जाता है ना, वो अपनी एक मस्ती में होता है। मैं तो अपने कमरे में गुम था उसके ख्यालों में, अब वो उसके में भगवान भी आ जाएगा। आप किसी को बहुत प्यार करते हो वो भी आ जाएगा। मैं तो अपने कमरे में गुम था उसके ख्यालों में, घर के लोग कहते हैं सारा घर महकता था। 2 बार फातिहा पढ़ना मेरे मजार पर, दिल का भी एक मजार है अंदर मजार के। क्या बात। ऐसे बहुत सारे मुझे मजाकिया भी पसंद है। तो एक बहुत अच्छा मजाकिया शेर है, सुनो। वो आए मेरी कब्र पर नए हमसफर के साथ। अच्छा। वो आए मेरी कब्र पर नए हमसफर के साथ, कौन कहता है दफनाए हुए को जलाया नहीं जाता। क्या बात है, वाह। एक कोई गाने की पंक्ति है, एक क्वेश्चन बोलिए। पढ़ाई से रिलेटेड क्वेश्चन आया है कि जो बच्चे हैं इनको मॉर्निंग स्टडी और नाइट स्टडी के कंफ्यूजन रहता है कि क्या बेटर रहती है, सुबह उठ के पढ़े कि रात में देर तक पढ़े? नहीं, ये बच्चे का जो शेड्यूलिंग है वो हर एक बच्चे का अलग होता है। उसमें सिंपल है, हम जो बच्चों को स्कूल में सिखाते हैं कि बेटा यहां से घर जाओ, ना खाना कुछ खाना है, ना यूनिफॉर्म चेंज करना है, ना कुछ, पहले होमवर्क कर ले। 45 मिनट का होमवर्क है, उसके पीछे पूरे घर में संताप होता है। तो जाते से पहले वो निपटा ले, उसके बाद तू भी फ्री है, घर वाले भी फ्री है। तो हम बच्चों को ये आदत डालते हैं कि भैया दूसरा कोई पीरियड खाली मिल गया, कोई पीरियड में गैप मिल गया, गेम्स में बारिश के कारण गए नहीं, उस दौरान होमवर्क यहीं निपटा लो। तो ये आदत अपन भी अपने अंदर डालें। मैं मेरे ऑफिस से आखिरी भी चीज, कोई कई बार होता है कि आपने गाड़ी के लिए लोन लिया तो बैंक वाले 700-900 साइन कराते, वो इतनी साइन करा लेते कि तीसरे जन्म में भी अपन मिल गए तो अरेस्ट कर लेंगे वो, है ना। लेकिन मैं कोई भी लोन का कागज हो, कुछ हो, 900 साइन हो कि 9000 साइन हो, वो काम जब तक खत्म नहीं होता मैं तो घर जाता नहीं, क्योंकि ये होमवर्क घर ले जाके कौन टेंशन पालेगा, नहीं करना चाहिए। गाना सुनाता हूं अच्छा वाले, 2 छोटे छोटे से, दोनों आपने सुने नहीं होंगे। बहुत फेमस गानों के कुछ हिस्से हैं जो किसी कारण से फिल्म में नहीं लिए गए थे, तो आपकी जानकारी में नहीं हो पाते। मेरे पास ऐसा भी करीब 100
गानों का कलेक्शन है, 2 सुनाता हूं अभी। मैं एक सेकंड आपकी बात गानों के पहले जोड़ना चाहूंगा कि एक बड़ी हस्ती थी हमारे मध्य प्रदेश की और भारत की, जिन्होंने सालों साल तक एक कॉलम लिखा जिसे संपादक महोदय बिना काटे, बिना एक लाइन काटे छापते रहे। और मेरे जैसा व्यक्ति बोल सकता है कि पिछले 25 साल से उस कॉलम को मैंने कभी नहीं छोड़ा। वो कॉलम था पर्दे के पीछे और उसके लिखने वाले थे जयप्रकाश जी चौक से। तो जयप्रकाश जी चौक से आपके चाचा जी थे, आप उस परिवार से हैं। सर प्लीज। मैं 2 गाने सुनाता हूं। शुरू की 3 लाइन में आपको गाना पकड़ में नहीं आएगा, चौथे में समझ में आ जाएगा कि हाँ ये तो सुना हुआ है। काम अगर ये हिंदू का है, मंदिर किसने लूटा है, मुस्लिम का है काम अगर फिर खुदा का घर क्यों टूटा है। जिस मजहब में जायज है ये, वो मजहब तो झूठा है। कसम वादे प्यार वफा से। एक और बहुत फेमस गाना है, उसकी 2 लाइन सुनाता हूं, पकड़ने की कोशिश करना तीसरी लाइन तक, चौथे में समझ में आ जाएगा। देख ली ख्वाब की हर गली, मेरे दिल को मिलाना सुकून। देख ली ख्वाब की हर गली, मेरे दिल को मिलाना सुकून। तेरे बिन कैसे जीवन जिया, तू मिले तो तुझी से कहूं, हाँ तुझी से कहूं। बेवजह उम्र ढोनी पड़ी, प्यार कर ले घड़ी 2 घड़ी हो। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी 2 घड़ी। कभी समय मिले तो पाकिस्तानी भजन सुना करो। पाकिस्तानी कई कव्वालियां हैं जिसमें मीरा पे, कृष्ण पे बहुत कमाल का लिखा है उन लोगों ने। बहुत मेहनत करोगे, 5-25 कव्वाली सुनोगे तो 4-8 लाइन कभी मिलती है, लेकिन मजा आ जाता है, पढ़ना चाहिए। मेरे पास बहुत बड़ा कलेक्शन है, कभी फुर्सत में भेज दूंगा मैं आपको। एक बहुत अच्छी उसमें लाइन है कव्वाली में, मैं तो ढूंढत ढूंढत हार गई, मोहे पी के नगर का डगर ना मिला। पग सूझ गयो पथ भूल गयो, मोहे हाय वो श्याम सुंदर ना मिला। मैं तो बैठी थी मन में ये आस धरे, कि वो श्याम पिया मोहे आन मिले। बाके चरणों में जाके मैं शीश धरूं, कोई मेरी खता हो तो माफ करे। क्या बात। साथियों, ख्वाहिशों का सिलसिला यूं ही बड़ा ले जाएगा। सोचता हूं आदमी दुनिया से क्या ले जाएगा, और हर अमावस को दिवाली में बदल सकता है वो। हर अमावस को दिवाली में बदल सकता है वो, एक से जो दूसरा दीपक जला ले जाएगा। तो आदरणीय आनंद जी, आप इसी तरह आनंद बांटते रहें और दीपक जलाते रहें, इस निमाड़ को, इस प्रदेश को अपनी पहचान देते रहें। मोमेंटो के रूप में हम सब सिर्फ आपको एक चीज दे सकते हैं, क्योंकि आपको तो पूर्ण सब दिया है, वो दे सकते हैं। हम सब लोग अपने स्थान से खड़े होकर आपके लिए ताली बजाएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए फिर मिलते हैं अगली बार। धन्यवाद। थैंक यू। आइए, बस अब जाएंगे ना? जाएंगे। हाँ, थैंक यू, थैंक यू।